आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। फॉरेक्स की डिफरेंट कंसेप्ट्स का जिक्र करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन। बेसिकली जस्ट फटका से शुरू करेंगे। फटका से शुरू करते हुए हम पहले फटका डिस्कस करेंगे। फिर फॉरेक्स की टर्म भी डिफरेंट। फिर रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन, एनआरआई की डेफिनेशन, पर्सन पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की डेफिनेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करने के एनआरआई के क्या तरीके हैं, क्या राइट्स हैं। जो लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर फॉरनर है वो इंडिया में प्रॉपर्टी का वो कैसे एक्वायर कर सकता है उसकी चर्चा करेंगे। एनआरआई या पीआईओ जो है इंडिया में ऐसे कितनी रिमिटेंस कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स हैं जो नोस्ट्रो बोस्ट्रो और उनकी चर्चा करेंगे। एक्सचेंज रेट्स, डायरेक्ट रेट्स, इनडायरेक्ट रेट्स, रेडी रेट्स, कैश रेट्स, इनकी चर्चा करेंगे। फॉरवर्ड रेट्स, टू वे कोड्स, इन सब की चर्चा करेंगे। बाइंग एंड सेलिंग रेट्स की चर्चा करेंगे। इसके साथ अपन एक्सचेंज रेट्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, क्या डेसिमल पॉइंट्स तक कितने तक होती है, इसकी चर्चा करेंगे। डिफरेंट टर्म जो फॉरेक्स में वो भी चर्चा करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसी में पोजीशन बैंकों की कैसे होती है, ओपन पोजीशन, क्लोज पोजीशन, इनका क्या मतलब होता है। फॉरेक्स एक्सचेंज रेट में मूवमेंट से ट्रेडर को कैसे लॉस होता है, कैसे बेनिफिट होता है, उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम की। अगर टाइम ने अलाउ किया तो उसके बाद हम इंपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडिया एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी, उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे सॉरी सबसे सबसे पहले sorry, फटका sorry। सबसे पहले फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, फटका के बारे में करेंगे। फटका क्या है बेसिकली। 2010 में 2010 में यूएसए ने एक कानून बनाया जिसे फटका बोला गया। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि टैक्स एवेजन, जो यूएस सिटीजन टैक्स एवेजन करते हैं उसको अवॉइड किया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि डिफरेंट सॉवरेन कंट्री के बैंक्स के डिफरेंट रूल जो है वो सीक्रेसी के, वो इंफॉर्मेशन तो दे नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट किया, इंडियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया, एज पर विच इंडियन बैंक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पीरियडिकली इंफॉर्मेशन देंगे यूएस सिटीजन के अकाउंट्स के बारे में, और गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देगी। इसके बदले में यूएस गवर्नमेंट भी इंडियन सिटीजन के, जो इंडियन रेजिडेंट्स के, इंडियन के जो अकाउंट है, फाइनेंशियल एसेट्स हैं बाहर, उसकी इंफॉर्मेशन इंडिया को देगी। ये इन इंडिया इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 31 अगस्त 2015। तो फटका फटका एब्रीविएशन किस चीज की है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। इसका मतलब क्या है ये हमने अभी किया, ब्रीफली इतना ही करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फॉरेक्स की डिफरेंट टर्म की चर्चा करेंगे हम। एक्ट कौन सा एक्ट है जो इसको मॉनिटर, जिसके रेगुलेट करता है फॉरेक्स को। फॉरेक्स ऑपरेशन रेगुलेट होते हैं फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले फेमा की जगह पे फेरा होता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। 99 में फेरा को रिपील करके फेमा आ गया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सो फॉरेक्स ऑपरेशन आर रेगुलेटेड अंडर फेमा। फेमा के ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फैसिलिटेट external trade and payments and to promote the orderly development and maintenance of forex markets. So FEMA के objective क्या है, to facilitate external trade and payments and to promote orderly development and maintenance of forex markets. फॉरेक्स को, फॉरेन ट्रेड को कौन रेगुलेट करता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड को रेगुलेट कौन करता है, डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड।
आईईसी कोड होता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, ये भी डीजीएफटी ही देता है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। एक्सपोर्टर को या इंपोर्टर को दोनों को ही लेना पड़ता है, डीजीएफटी देता है। हर एक इंडिया की कोई भी किसी भी तरह की कोई भी एंटरप्राइज जिसने कुछ इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है उसको आईईसी कोड लेना पड़ता है। इम्मा के जो रूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाते हैं और डायरेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। इंटरबैंक फॉरेक्स मार्केट्स को रेगुलेट कौन करता है इंडिया में? आरबीआई। इंटरबैंक मार्केट्स को आरबीआई, इंटरबैंक फॉरेक्स मार्केट्स को आरबीआई रेगुलेट करता है। इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व का कस्टोडियन कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इन इंडिया। फॉरेन करेंसी के रेट इंडिया में कौन फिक्स करता है? आरबीआई मत बोल देना। फॉरेन करेंसी रेट्स इन इंडिया आर फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई फोर्सेस। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं? विच आर डिनोमिनेटेड इन एनी फॉरेन करेंसी, नॉट इन इंडियन करेंसी। उसे फॉरेक्स ट्रांजैक्शन बोलते हैं जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है। टाइमिंग फॉरेक्स मार्केट की क्या है? फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग 10 to 5 PM, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन मंडे टू फ्राइडे 10 to 5 है फॉरेक्स की मार्केट, लेकिन इसके बाद भी बैंक्स अपने रिस्क पे कह लो या अपने डिस्क्रिप्शन पे फॉरेक्स ट्रांजेक्शन कर सकती हैं। लेकिन वो आगे उसको स्केयर ऑफ नहीं कर पाएंगे। इंटरबैंक मार्केट क्योंकि बंद रहती है, फॉरेक्स मार्केट बंद रहती है, लेकिन बैंक इज फ्री टू डू कंडक्ट फॉरेक्स ट्रांजेक्शन बियॉन्ड दिस टाइम आगे। फॉरेक्स की ये हम एक एक लाइन जो है ना, हर लाइन का एक क्वेश्चन बनता है। पीरियड ऑफ 1 ईयर का क्या मतलब होता है? ट्रेड ट्रेड रिलेटेड केसेज में पीरियड ऑफ 1 ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 1 ईयर इज टेकन एज कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल ईयर, इज कंसिडर्ड एज 1 ईयर। जो कहीं 1 ईयर का रेफरेंस आता है, 1 ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है? कन्वर्टिबिलिटी होती है, मतलब कन्वर्टिबिलिटी मीन कन्वर्टिबल है करेंसी, कहते हैं ये करेंसी कन्वर्टिबल है। उस करेंसी को कन्वर्टिबल बोला जाता है जब इसका होल्डर है जो इसको किसी भी टाइम किसी भी दूसरी एक्सेप्टेबल फॉरेन करेंसी में मार्केट डिटरमिन्ड रेट पे कन्वर्ट कर सके, तो उस करेंसी को कन्वर्टिबल करेंसी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच रेगुलेशन अलाउ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल टू एंड फ्रॉम द कंट्री। जितनी ज्यादा खुली है इसका मतलब उसमें फ्रीली अलाउड है, जितनी ज्यादा क्लोज्ड है उतना इसका मतलब क्लोज है। इंडिया की जहां तक क्वेश्चन है, इंडिया की करेंसी फुल्ली कन्वर्टिबल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं है। अब आगे बात आप पूछोगे कि फुल्ली कन्वर्टिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन सी होती है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन वो होती है which alter the assets and liability outside India of a person resident in India. So कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन वो होती है जो बाहर जो एसेट्स हैं आउटसाइड इंडिया, किसी पर्सन के जो रेजिडेंट इन इंडिया है, उनके एसेट्स या लायबिलिटी की पोजीशन को अल्टर करे, चेंज करे, उस ट्रांजेक्शन को कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहा जाता है। जहाँ और एसेट्स और लायबिलिटीज इन इंडिया ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जहाँ इंडिया के बाहर के रेजिडेंट जो कोई पर्सन उसके एसेट्स एंड लायबिलिटी इंडिया में है, उसमें कोई पोजीशन अल्टर करे, तो इस तरह की ट्रांजेक्शन को कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल कौन सी है? कोई परचेज करी बिल्डिंग दुबई में किसी इंडियन ने, ठीक है, उसके एसेट्स में चेंज आई, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। या किसी इंडियन कंपनी के शेयर किसी फॉरेन बैंक ने या फॉरेन एफआईआई ने या फॉरेनर ने खरीद लिए, तो भी ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि उसके एसेट्स उसके इन्वेस्टमेंट्स में चेंज आई उसके। तो जहां भी एसेट्स एंड लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया इन्वॉल्व है इंडियन आदमी के, जहाँ इंडिया में फॉरेनर के, तो उस तरह उस ट्रांजेक्शन को कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहा जाता है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन वो होती है जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है। इसमें कौन कौन सी आ जाती है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है, या कोई सैलरी मिली, किसी को पेंशन मिली, या सीट ऑफ इंटरेस्ट आया बाहर से, इसको करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बोला जाता है। अब बात करते हैं रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2B ऑफ फेमा में। हम यहाँ पे फेमा का मेंशन करेंगे, फेमा के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में जो डेफिनेशन है उसकी चर्चा नहीं करेंगे फिलहाल।
ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, मतलब मोटा मोटा एक थंब रूल समझ लीजिए, 182 दिन से ऊपर जो आदमी इंडिया में रहा वो रेजिडेंट इन इंडिया है मोटा मोटा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है। एक तो ये पर्सन जो 182 दिन से ज्यादा, मोर देन 182 डेज इंडिया में रहा, मतलब बेसिकली 182 का कंसेप्ट क्या है, आधे साल से ज्यादा हो गया ना, 365 दिन होते हैं, 182 से ज्यादा मतलब 183, आधे से ज्यादा हो गया। जो 182 से ज्यादा दिन इंडिया में रहा उसे जो मोर देन 182 डेज इंडिया में रहा उसे रेजिडेंट बोला जाता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, कौन सी दो एक्सेप्शन है। एक तो वो एक्सेप्शन है जो आदमी बाहर चला गया, इवन दो इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रहा फाइनेंशियल ईयर में, यानी सपोजिंग जनवरी में या फरवरी में कोई बाहर चला गया, इन आइदर केस फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या तो बाहर एम्प्लॉयमेंट ले ली उसने, या कोई बिजनेस कैरी ऑन किया, या वेकेशन कर लिया वहां जाके, या कोई ऐसा पर्पज जिस ऐसे सर्कमस्टांसेस जो इंडिकेट करते हैं कि वो स्टे आउटसाइड इंडिया करेगा फॉर अनसर्टेन पीरियड, जिसमें फॉर एग्जांपल उसकी एजुकेशन आ गई, पता नहीं वो कितना कोर्स करेगा वो, जहाँ कोई अपने बच्चे के पास इस तरह परमानेंट जिसको परमानेंट वहां की वो मिल गई, वहां परमानेंट स्टे करने के लिए चला गया, पता नहीं वहां कितनी देर रहेगा। तो इस तरह के पर्सन को भी रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाता, एनआरआई का दर्जा, जो रेजिडेंट नहीं है वो एनआरआई हो गया, उसको भी एनआरआई का दर्जा दिया जाता है। तो 182 दिन से ज्यादा जो इंडिया में रहा, एक्सेप्ट दोज मतलब उनको एक्सेप्ट जो बेशक इवन इफ देयर स्टे इन इंडिया इज मोर देन 182 डेज, बट दे हैव गॉन आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट और फॉर बिजनेस और फॉर वेकेशन और फॉर एनी अदर पर्पज विच इंडिकेट्स हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, उसको रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाएगा, उसको नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। एक तो ये एक्सेप्शन है। दूसरी एक्सेप्शन है कि बाहर का बंदा आया इंडिया में, पर्सन हु हैज कम टू स्टे इन इंडिया इन आइदर केस, बाहर का बंदा आया इंडिया में मोर देन 182 डे रहा, लेकिन अदर देन नीचे हुई थी, या तो अगर तो वो आया इंडिया में फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट, या वेकेशन, या बिजनेस के लिए, या ऐसे पर्पज के लिए जिससे उसकी इंडेफिनिट पीरियड के लिए रहने की इंटेंशन नजर आती हो, फिर तो ठीक है, फिर तो उसको रेजिडेंट माना जाएगा। अगर इन बाहर से आया इवन इफ ही हैज स्टेड फॉर मोर देन 182 डेज इन इंडिया, और उसके ये तीनों पर्पज नहीं आ रहे, तीनों कैटेगरी में वो नहीं फॉल करता, तो भी उसको रेजिडेंट नहीं कहेंगे अगर बाहर का आदमी इंडिया में आया। सो बाहर के आदमी को रेजिडेंट तब बोलेंगे अगर वो इंडिया में आया 182 दिन से ऊपर भी बेशक रहा, इवन इफ ही हैज स्टेड मोर देन 182 डेज, लेकिन वो नौकरी के लिए नहीं आया, बिजनेस के लिए नहीं आया, ऐसी किसी इंटेंशन नहीं नजर आ रही उसके उससे कि वो उसकी इंडेफिनिट स्टे को दर्शा रही हो, ऐसे के। सो ये दो एक्सेप्शन है रेजिडेंट इन इंडिया के। नॉन रेजिडेंट जो रेजिडेंट नहीं है, अब आगे बात नॉन रेजिडेंट इंडियन की। एनआरआई क्या होता है? एनआरआई जो रेजिड इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज, अभी हमने किया था ना कि रेजिडेंट कौन होता है, जो मोर देन 182 डेज इंडिया में रहा हो। नॉन रेजिडेंट इंडियन वो होता है जो रेजिड इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और who has gone out of India or who stays outside India for the purpose of employment, या इंडिया से बाहर चला गया हो एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस के लिए, या है गॉन आउट ऑफ इंडिया or who stays outside India for any purpose indicating his intention to stay outside India for uncertain period, उसको भी एनआरआई बोला जाता है। तो एनआरआई और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन होगी। अब एक मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उस आदमी को बोला जाता है जो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, वो सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, अदर कंट्री का रेजिडेंट है, सिटीजन है, अदर देन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, जहाँ कोई और कंट्री हो इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे, जो इसी समय बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत इंडियन का सिटीजन रहा है, वो वाज सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले इंडिया का सिटीजन था, अब इंडिया का सिटीजन नहीं है, बाहर चला गया, तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाता है। जहाँ आइदर हु बिलोंग टू अ टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947, जहाँ इस तरह की टेरिटरी को बिलोंग करता है जो कि 15 अगस्त 47 के बाद में इंडिया का पार्ट बनी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोवा, दमन दीव, इस तरह के कुछ पार्ट्स इंडिया में हैं जो 47 के बाद इंडिया का पार्ट बने।
इस तरह के पार्ट्स का जो उनको बिलोंग करता है पर्सन, उस पर्सन को भी या तो इंडिया का सिटीजन हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, या सिटीजन एक्ट से, या 15 अगस्त 47 के बाद जो इंडिया में आए टेरिटरी, उनको बिलोंग करता है। या ये दो कैटेगरी है, या फिर चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन रेफर टू इम्प्लाई और भी। सो हमने किया कि या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, या हो बिलोंग टू टेरिटरी, या फिर इन दोनों का, ए एंड बी जो ये थे, इन दोनों का चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ, इन दोनों का ए और बी में जो दिए हैं हमने, इनका चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड रहा हो तो उसे भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ माना जाएगा। जा हु इज स्पाउस ऑफ ए फॉरेन ओरिजिन ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन है, उसकी स्पाउस है फॉरेन सिटीजन, फॉरेन ओरिजिन की। जहाँ स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ ए पर्सन रेफर्ड इन क्लास ए बी और सी, जहाँ इन तीनों में से किसी की स्पाउस, चाहे फॉरेनर ही क्यों ना हो, फॉरेन सिटीजन क्यों ना हो, लेकिन उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ अगर पीआईओ है, इन कंडीशन को पूरा करते हैं, तो उसके स्पाउस को भी पीआईओ ही बोला जाएगा। तो ये पीआईओ की डेफिनेशन है। पीआईओ कौन हो गया? बांग्लादेश और पाकिस्तान के रेजिडेंट्स को छोड़कर जो सिटीजन ऑफ इंडिया के समय था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से या सिटीजनशिप एक्ट से, या हु बिलोंग टू ए टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया की जो पार्ट बना, उस पार्ट टेरिटरी को बिलोंग करता था। जहाँ चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, इन दोनों का, इन दोनों का चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, इन दोनों का, उसको भी पीआईओ माना जाएगा। जहाँ कोई किसी इंडियन सिटीजन की, सिटीजन ऑफ इंडिया की फॉरेन ओरिजिन की स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड, उसे भी पीआईओ माना जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। जहाँ कोई फॉरेन ओरिजिन की स्पाउस, इन तीनों में से किसी का भी, उसे भी पीआईओ माना जाएगा। सो पीआईओ की डेफिनेशन काफी ब्रॉड है। पीआईओ क्या होता है, काफी इम्पोर्टेंस रखता है। अब बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनआरआई ले सकते हैं इंडिया में या नहीं ले सकते। जो एनआरआई और ओसीआई है, एनआरआई और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, दे कैन अक्वायर बाय वे ऑफ परचेज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया other than agriculture land and plantation property and farmhouse। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को छोड़ के, प्लांटेशन प्रॉपर्टी को छोड़ के, फार्म हाउस को छोड़ के, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी वो एनआरआई या पीआईओ ले सकते हैं। बेसिकली शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को इसलिए एक्सक्लूड किया है कि ऐसा ना हो कि फार्मर की सारी ही लैंड गांव में एनआरआई हथिया लें। एनआरआई और सो कोई भी प्रॉपर्टी वो अक्वायर कर सकते हैं अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी और फार्म हाउस, इनको छोड़ के एनआरआई और ओसीआई के ऊपर कोई बैन नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर करने का। एनआरआई तो कर सकता है, ओसीआई भी कर सकता है। ओसीआई बाहर का हो गया, ओसी एनआरआई तो एनआरआई कौन सा होता है? जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है। ओसीआई जिसके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन, जब किसी भी एनआरआई को, आप एक तरह से ये समझ लीजिए, जब किसी एनआरआई को फॉरेन सिटीजनशिप मिल जाती है तो ओसीआई बन जाता है, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाता है। सो एनआरआई और ओसीआई कैन अक्वायर एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, जब परचेज कर सकता है। दूसरा, दे कैन अक्वायर बाय वे ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट भी ले सकते हैं। गिफ्ट में भी एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी, फार्म हाउस नहीं ले सकता किसी भी रेजिडेंट से या एनआरआई से या ओसीआई से, या वो जो उसका रिलेटिव हो। रिलेटिव डिफाइन किया गया है, रिलेटिव कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है। रिलेटिव हो तो उससे भी गिफ्ट ले सकता है। सो एनआरआई और ओसीआई गिफ्ट ले सकता है, लेकिन इसमें भी एग्रीकल्चर, प्लांटेशन और फार्म हाउस को एक्सक्लूड किया गया है। इसलिए किया गया है कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया में जैसे लोगों की आदत होती है ना, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कोई प्रॉपर्टी को गिफ्ट दिखा के परचेज करे, गिफ्ट दिखा के उसको कर ले। इसलिए गिफ्ट पे भी मनाही है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, प्लांटेशन प्रॉपर्टी और फार्म हाउस को गिफ्ट भी नहीं लिया जा सकता। सेकंड, एक तो खरीद सकता है, दूसरा गिफ्ट ले सकता है।
तीसरा, एनआरए और ओसीआई कैन एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। या तो कोई बंदा बाहर रह रहा है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, उससे इनहेरिट करेगा। क्योंकि जो मान लीजिए कोई एनआरआई ने प्रॉपर्टी पहले ले ली थी इंडिया में, ऊपर वाली इन दोनों कंडीशन में, उसके बाद वो बाहर बाहर चला गया, फॉरेन चला गया, उसके बाद उसका वहां बच्चा हो गया, उसने उसको अक्वायर तो करेगा ही ना अपने पापा से, या अपने ग्रैंड लीगल हेयर तो बन ही सकता है ना वो किसी का भी। So NRA or OCA can acquire any movable property by way of inheritance from a person resident outside India who had acquired the property in accordance with the provision of foreign exchange law in force at the time of acquisition. जो acquisition के समय फॉरेन एक्सचेंज के जो लॉ थे उसकी पालना करते हुए जिसने वो प्रॉपर्टी अक्वायर की थी, उससे वो इनहेरिट कर सकता है। और फ्रॉम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया से भी अक्वायर कर सकता है, क्योंकि रेजिडेंट जैसे कोई आप मैं इंडिया में रहते हैं, बच्चे बाहर चले गए, बच्चे ओसीआई बन गए, तो बच्चे वो इनहेरिट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस आपने देखा होगा, जो ऊपर एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी और फार्म हाउस के ऊपर बैन है, वो परचेज पे है, गिफ्ट पे है, लेकिन इनहेरिटेंस में इस तरह का कोई बैन नहीं है। क्योंकि अगर किसी एग्रीकल्चरिस्ट का आदमी बाहर, एग्रीकल्चरिस्ट है कोई, जहाँ उसका बच्चा बाहर जाके ओसीआई बन गया, वो इनहेरिट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनहेरिटेंस पे कोई बैन नहीं है। लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर, इंडिया में कोई पर्सन अगर सिटीजन है अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का या पाकिस्तान का, माइनॉरिटी कम्युनिटी का, उन कंट्रीज की माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियन, जो इंडिया में रह रहे हैं और जिनको गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म वीजा दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दे कैन परचेज वन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर स्टेइंग एंड वन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दो प्रॉपर्टियां वो ले सकते हैं, एक रहने के लिए, एक बिजनेस के लिए। दो प्रॉपर्टियां लेने की उन फॉरेन सिटीजन को परमिशन है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हैं, वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, वहां से इंडिया में आ गए, इंडिया में उनको इंडियन गवर्नमेंट ने उनको लॉन्ग टर्म वीजा दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे अफगानिस्तान से रिसेंटली बहुत माइग्रेशन हुई है, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको जब तक सिटीजनशिप नहीं मिलती तब तक उनको लॉन्ग टर्म वीजा दिया हुआ है। जब लॉन्ग टर्म वीजा उनको मिला हुआ है, उस पीरियड में वो दो प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, वन फॉर रेजिडेंशियल पर्पज एंड वन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं रिमिटेंस की। एनआरआई या पीआईओ रिमिटेंस कितनी कर सकता है इंडिया में से, क्योंकि एनआरआई पीआईओ के अकाउंट रहते हैं इंडिया में। देखो, जो तो उसका रिपेट्रिएबल फंड होते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट से, जब पैसा बाहर से आया था, उनकी तो रिमिटेंस पे, रिपेट्रिएशन पे कोई पाबंदी बैन नहीं होता। लेकिन हम बैन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उन फंड की जो इंडिया में फंड थे, या उसके एनआरओ अकाउंट में थे, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में थे, या एसेट्स कोई इंडिया में एक्वायर किए थे, वो बेचे, इंडिया के एसेट्स हैं, या इनहेरिट किए, या लीजेसी की, या कोई पेरेंट्स से, या ब्रदर सिस्टर से, किसी से, या रिलेटिव से कोई डीड ऑफ सेटलमेंट की, उनमें से जो पैसा आया उसको बाहर लेके जाने के लिए यूएसडी $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर रिमिट कर सकता है एनआरआई। एनआरआई और पीआईओ बाहर कितना रिमिट कर सकता है? $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। थोड़ा सा जहाँ पे आगे आएगा, जो रेजिडेंट इंडियन है वो कितना कर सकता है? 2.5 लाख। ये 10 लाख हो गया ना 1 मिलियन। तो रेजिडेंट है जो बाहर कितना पैसा रिमिट कर सकता है एक साल में? एलआरएस में, लेबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में 2.5 लाख। उसकी डिटेल हम आगे करेंगे, आज के सेशन में ही करेंगे। सो ये जो रेजिडेंट है वो 2.5 लाख यूएस डॉलर कर सकता है। जो एनआरआई या पीआईओ है एक साल में 10 लाख या $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर रिमिट कर सकता है अपने एनआरओ अकाउंट से, अपने एसेट्स के सेल प्रोसीड से, जो बेसिकली जो इंडियन फंड है, जो नॉन रिपेट्रिएबल फंड है, उनकी बात कर रहे हैं, नॉर्मली नॉन रिपेट्रिएबल है। कुछ अकाउंट्स, नोस्ट्रो, बोस्ट्रो, लोरो, ये क्या होता है, इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है कोई ना कोई, ठीक है। नोस्ट्रो अकाउंट मीन्स अवर अकाउंट मीन्स, नोस्ट्रो का मतलब होता है बेसिकली ये बैंकों के जो अकाउंट होते हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक ऑफ अमेरिका में कोई अकाउंट खोल लिया, उसे बोला जाता है कि पीएनबी का ये हमारा नोस्ट्रो अकाउंट है वहाँ बैंक ऑफ अमेरिका में। बोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? जब बाहर के किसी बैंक का हमारे पास रुपये में कोई अकाउंट है, उसे बोस्ट्रो अकाउंट बोला जाता है। नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? आवर अकाउंट विद यू, बोस्ट्रो अकाउंट योर अकाउंट विद अस। सो नोस्ट्रो अकाउंट है फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन्ड बाय एन इंडियन बैंक विद ए बैंक आउटसाइड इंडिया। बोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट ऑफ फॉरेन बैंक मेंटेन्ड इन अवर करेंसी। फॉर एग्जांपल सिटी बैंक का रुपये अकाउंट हमारी नई दिल्ली ब्रांच में हो तो उसे बोस्ट्रो अकाउंट कहा जाएगा।
जो अकाउंट हमारा डॉलर में है, यूएस डॉलर में, हमने बैंक ऑफ अमेरिका में खोल लिया न्यूयॉर्क में, हमारे लिए वो नोस्ट्रो अकाउंट है, बैंक ऑफ अमेरिका में के लिए वो बोस्ट्रो अकाउंट है। सिमिलरली सिटी बैंक ने नई दिल्ली ब्रांच में जो अकाउंट खोला, हमारे लिए बोस्ट्रो अकाउंट है, सिटी बैंक के लिए वहां के लिए वो नोस्ट्रो अकाउंट है। सो नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? और अकाउंट विद यू, बोस्ट्रो अकाउंट योर अकाउंट विद अस। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार आया है। लोरो अकाउंट होता है देयर अकाउंट विद देम। जब कोई बैंक इन इंडिया सेज के पीएनबी का अकाउंट है सिटी बैंक में, यानी थर्ड बैंक को रेफर कर रहा है, देयर अकाउंट विद देम। जैसे फॉर एग्जांपल को कहता है कि सिटी बैंक का यूएसडी में अकाउंट है, कोई बैंक कोई और कहता है कि पीएनबी का अकाउंट है सिटी बैंक में यूएस डॉलर में। अनदर बैंक इन इंडिया से कि बैंक ऑफ बड़ौदा वांट्स टू रेफर टू दैट अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा रेफर करता है उस अकाउंट को, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए वो अकाउंट लोरो अकाउंट हो गया। सो थर्ड बैंक जिस जो अकाउंट जिसके पास मेंटेन्ड है या जिस बैंक का अकाउंट है, उन दोनों को छोड़ के कोई तीसरा बैंक उसको रेफर करेगा, तो उस बैंक उसको लोरो अकाउंट बोला जाता है। मिरर अकाउंट क्या होता है? मिरर अकाउंट, अकाउंट इन ए फॉरेन बैंक एज मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ बैंक इन इंडिया इज कॉल्ड मिरर अकाउंट। जैसे जो होता है ना, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पैरेलली मेंटेन करता है बिजनेसमैन, हमारा जो नोस्टर अकाउंट है कहीं बाहर, उसका हम एक हमारे बैंक में भी तो जैसे पैसा जाएगा हम डेबिट करके किसी अकाउंट को उसका क्रेडिट करते हैं, फॉरेन के बैंक का जहाँ पे पैसा लिमिट जा रहा है, हमारे जिस अकाउंट को डेबिट करके जहाँ, कहने का मतलब बाहर के बैंक को डेबिट करेंगे हम, यहाँ जिस मिरर अकाउंट, एक मिरर अकाउंट है, रिवर्स अकाउंट है, जैसे हमारा नोस्टर अकाउंट है, हमारा बाहर अकाउंट है नोस्टो, ठीक है। हमारे पास बेसिकली नोस्ट्रो में हमारा डेबिट बैलेंस रहेगा, उस बैंक से हमने पैसा लेना है, ठीक है। उस बैंक के पास क्रेडिट अकाउंट होगा हमारा, उस बैंक के अकाउंट्स में हमारा क्रेडिट होगा, वो मिरर अकाउंट बोलते हैं इसे। कॉपी ऑफ, जस्ट कॉपी ऑफ एंट्री इन नोस्ट्रो अकाउंट, इट इज लाइक ए कैश बुक मेंटेन्ड बाय ए फर्म बाय ए कंपनी ऑफ द बैंक अकाउंट। सो मिरर अकाउंट क्या होता है? जस्ट कॉपी ऑफ एंट्री ऑफ द नोस्ट्रो अकाउंट। अब बात करेंगे हम एक्सचेंज रेट्स की। एक्सचेंज रेट्स वो रेट है जिससे बन एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट की जाती है। वैल्यू डेट और सेटलमेंट डेट का मतलब एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी। इसकी कुछ कंसेप्ट हैं। एक तो डायरेक्ट रेट क्या होता है? डायरेक्ट रेट वो होता है जब फॉरेन करेंसी फिक्स है, इंडियन करेंसी वेरिएबल है। जैसे कि मान लीजिए $1 कितने का है? 81 रुपये 15 पैसे का। तो इसमें डॉलर फिक्स है, इंडियन करेंसी वेरिएबल है, ऐसे डायरेक्ट रेट बोले जाते हैं। इंडियन करेंसी जहाँ वेरिएबल हो, 81 15 का हो गया, 81 16 का हो गया, 82 का हो गया। इंडियन करेंसी वेरिएबल है, फॉरेन करेंसी फिक्स्ड है। इस तरह के रेट्स की जो कोटेशन होती है उसे डायरेक्ट रेट कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द रेट्स इन इंडिया आर कोटेड एज डायरेक्ट रेट्स। इसमें मैक्सिमम क्या है? बाई लो एंड सेल हाई। बाई लो सेल हाई का मतलब $1 81 रुपये 15 पैसे का है। अगर हमने बेचना है तो 81 15 से कम कोशिश करेंगे, कम से कम 81 10 में मिल जाए, 81 5 में मिल जाए। बेचना है तो 81 20 में बिक जाए, 81 25 में बिक जाए। तो जब बेचना हो तो हाई में बेचेंगे, खरीदना हो तो लो में। मैक्सिमाइज बाई लो एंड सेल हाई। इनडायरेक्ट रेट कहाँ क्या होता है? व्हेन फॉरेन करेंसी इज वेरिएबल एंड इंडियन करेंसी इज फिक्स्ड। फॉरेन करेंसी वेरिएबल है, जैसे 100 रुपए के कितने डॉलर आए? 100 रुपए के $1.21 आए मान लो। इसको इनडायरेक्ट कोट बोला जाता है। इनडायरेक्ट कोट में मैक्सिमम उल्टा हो जाएगा पहले वाले से, मैक्सिमाइज सेल लो एंड बाई हाई। रेडी और कैश रेट क्या होता है? रेडी और कैश रेट होता है ट्रांजेक्शन टू बी सेटल्ड ऑन द सेम डे। इट इज आल्सो नोन एज वैल्यू टुडे। वैल्यू टुडे या सेम डे में ट्रांजेक्शन जिसे सेम डे में सेटल की जाए उसे रेडी और कैश रेट बोला जाता है। स्पॉट रेट क्या होता है? जहां कंट्रैक्ट डिलीवरेबल ऑन सेकंड सक्सीडिंग वर्किंग डेज, T+2 वर्किंग डेज। T+ जो जिसे हम बोलते हैं ना फॉरेक्स में स्पॉट रेट, देखने में लगता है स्पॉट रेट का मतलब 7 रुपए दिए डॉलर लिए, स्पॉट ले लिए। स्पॉट का मतलब ये नहीं होता। स्पॉट का मतलब होता है T+2 वर्किंग डेज के बाद उसकी सेटलमेंट डिलीवरी होगी। टी मीन जिस दिन को ट्रांजेक्शन हो रही है +2 वर्किंग डेज मिलेंगे, ठीक है, सेकंड सक्सीडिंग वर्किंग डे को उसकी डिलीवरी होगी। T+2 वर्किंग डेज में उसे स्पॉट रेट बोला जाता है। टर्म रेट क्या होता है? डिलीवरी नेक्स्ट वर्किंग डे, ठीक है, ट्रांजेक्शन से अगले दिन। T+1 वर्किंग डे उसे टर्म रेट, टर्म बना है टुमारो से। टर्म रेट होता है कंट्रैक्ट डिलीवरेबल ऑन T+1 वर्किंग डे
स्पॉट रेट होता है T+2 वर्किंग डेज, और सेम डे अगर करना हो तो रेडी और कैश रेट बोला जाता है। सेम डे में अगर ट्रांजेक्शन होनी हो तो वैल्यू टुडे या रेडी रेट या कैश रेट उसे बोला जाता है। उन तीनों में रेडी रेट, स्पॉट रेट एंड टर्म रेट्स में डिफरेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेट में डिफरेंस, डायरेक्ट रेट क्या होता है, इनडायरेक्ट रेट क्या होता है, इसकी हमने चर्चा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉरवर्ड रेट क्या होते हैं? फॉरवर्ड रेट जब डिलीवरी बाद में होनी है किसी रेट स्पॉट रेट से, अदर देन फार्दर देन द स्पॉट रेट, तो उन्हें फॉरवर्ड रेट बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद होना है, उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। यहाँ फॉरेक्स में डीलिंग हुई, डिलीवरी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद होनी है। मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है, उसकी पेमेंट 3 महीने बाद आनी है, तो वो आज की डेट में अपनी जो फॉरेक्स की अर्निंग है उसकी फॉरवर्ड में सेल कर देगा। 3 महीने के बाद डिलीवरी होनी है, सो दैट वो नहीं चाहता कि उसकी फॉरेक्स की जो मूवमेंट है कल को डॉलर सस्ता हो जाए तो वो मारा जाए। इसलिए वो नॉर्मली क्या करता है, फॉरवर्ड रेट्स आज की डेट में ही अपनी फॉरवर्ड मार्केट में अपनी डॉलर की रिसीवेबल डॉलर या उनको बेच देता है। इस तरह की ट्रांजेक्शन को फॉरवर्ड रेट्स बोला जाता है। फॉरवर्ड रेट प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फोरकास्ट और असेसमेंट ऑफ द मनी मार्केट में क्या असेसमेंट है। फ्यूचर में डिस्काउंट भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है। अगर हायर प्राइस पे हो तो इसको प्रीमियम बोला जाता है। अगर फॉरेक्स मार्केट में फॉरेन करेंसी आने वाले दिनों में कम रेट पे मिलने की संभावना है, आज डॉलर का 80 रुपये 15 पैसे का है, लगता है कि 1 महीने बाद 80 रुपये का मिल जाएगा, तो इसे बोला जाता है फॉरेक्स। इसमें डिस्काउंट है, आज एक 80 रुपये 15 पैसे का है, कल लगता है कि 82 रुपये का मिलेगा या 83 रुपये का मिलेगा, इसका मतलब वो प्रीमियम पे है। प्रीमियम अलग अलग होता है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड। सो जब फॉरेन करेंसी अवेलेबल हायर प्राइस पे हो, इट इज सेट के प्रीमियम पे है। टू वे कोड्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट में। टू वे कोड का मतलब वन फॉर बाइंग, वन फॉर सेलिंग। रेट ऐसे कोड किए जाते हैं, $1 इज इक्वल टू 81 रुपये 16 / 18। इसका मतलब क्या है? $1 इज इक्वल टू 81 रुपये 16 पैसे। $1 इज इक्वल टू 81 16। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब $1 अगर हमने खरीदना हो तो 81 16 का खरीदेंगे, अगर बेचना हो तो 81 18 का बेचेंगे। दिस मीन बाइंग रेट 81 16 है, सेलिंग रेट 81 18 है। मैक्सिमम क्या हो गया? बाई लो सेल हाई। टू वे कोड्स में, डायरेक्ट रेट्स के केस में मैक्सिमम क्या है? बाई लो एंड सेल हाई। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट रेट्स हो तो रिवर्स हो जाएगा, बाई हाई सेल लो हो जाता है। अब बाइंग एंड सेलिंग रेट्स फ्रॉम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसकी चर्चा करेंगे। बाइंग रेट कब लगता है? बैंक बाइंग रेट कब लगाता है? जब फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी हो। फॉरेन करेंसी कब होती है? कस्टमर के पास से हमें फॉरेन करेंसी हमारे पास आ रही है। कस्टमर के पास से फॉरेन करेंसी कब आएगी? जब परचेज करेंगे कोई एक्सपोर्ट बिल, या कोई इनकैशमेंट करते हैं फॉरेन करेंसी ट्रेवलर चेक, या बाहर से कोई रिमिटेंस किसी के पास आई है फॉरेक्स में, उसको हम डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस तरह की ट्रांजेक्शन पे बाइंग रेट लगेगा। बाइंग रेट का मतलब बेसिकली हम बाई कर रहे हैं फॉरेन करेंसी कस्टमर से, उसमें बाइंग रेट लगाया जाता है। बाइंग रेट जहाँ पे फॉरेन करेंसी हमने बाई करनी है, खरीदनी है, उसमें बाइंग रेट लगेगा। सेलिंग रेट लगेगा जब आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी हो, जहाँ पे फॉरेन करेंसी हमने बेचनी है, फॉरेन करेंसी बेचनी है रुपए के बदले में, बैंक डिलीवरी फॉरेन करेंसी टू कस्टमर, तो वहां पे सेलिंग रेट लगाया जाता है। किन हालातों में होता है? या तो कोई इम्पोर्ट बिल इम्पोर्ट किया है उसने, जहाँ फॉरेन करेंसी ट्रैवलर चेक इशू किए हैं, रिमिटेंस की है बाहर में, इस तरह की ट्रांजेक्शन पे सेलिंग रेट लगाया जाता है। बाइंग एंड सेलिंग रेट में जो डिफरेंस होता है उसे स्प्रेड, डीलर स्प्रेड या मार्जिन बोला जाता है। देखो जैसे 81 16 81 18 बोल रहा था ना, तो बाइंग रेट हमारा कम हो, बाइंग रेट है जो कम होता है, सेलिंग रेट ज्यादा होता है डायरेक्ट के केस में। उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे डीलर स्प्रेड या मार्जिन बोला जाता है। फॉरेन करेंसी के जो रेट्स हैं कई जगह फिक्स होते हैं, कई जगह फ्लोटिंग होते हैं। जहाँ फ्लोटिंग होते हैं, 2000 पैक टू वन और मोर फॉरेन करेंसी। इंडिया में, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया में फ्लोटिंग रेट्स हैं 1993 से अडॉप्ट कर लिया था। उससे पहले फिक्स होता था डॉलर का रेट, रिजर्व बैंक फिक्स करता था। अब इंडिया ने भी 93 के बाद से फ्लोटिंग रेट्स चल रहे हैं। वैल्यू कैसे डिसाइड होती है डॉलर की या फॉरेक्स किसी भी फॉरेन करेंसी की? बाई डिमांड सप्लाई फोर्सेज से।
टीटी सेलिंग रेट की बात करेंगे हम। पहले सेलिंग रेट्स की बात करी थी। सेलिंग रेट्स के अंदर दो तरह के होते हैं, टीटी सेलिंग रेट, एक बिल सेलिंग रेट। टीटी सेलिंग रेट कहाँ लगता है? जब हम सेल कर रहे हैं फॉरेक्स, लेकिन कोई हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं इन्वॉल्व, टीटी सेलिंग रेट लगाएंगे। ये कैलकुलेट कैसे लगे होता है? एक्सचेंज मार्जिन, जो इंटरबैंक सेलिंग रेट है मार्केट का, उसमें हम अपना एक्सचेंज मार्जिन ऐड कर देंगे, उसे बोला जाता है टीटी सेलिंग रेट। ये कहाँ कहाँ यूज होता है टीटी सेलिंग रेट? कहाँ कहाँ कौन कौन से ट्रांजेक्शन पे लगता है? आउटवर्ड रिमिटेंस अगेंस्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स रिसीव डायरेक्टली बाय द इम्पोर्टर। जहाँ इम्पोर्टर के पास डायरेक्टली डॉक्यूमेंट आ गए थे, अब पेमेंट करनी है उसको, पेमेंट भेजनी है, तो आउटवर्ड रिमिटेंस भेजनी है, डॉक्यूमेंट्स को हैंडलिंग रिक्वायर्ड नहीं है, डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर के पास पहले आ चुके, ऐसे केस में टीटी सेलिंग रेट पे हम उसको, जो टीटी सेलिंग का रेट जो मार्केट का इंटरबैंक सेलिंग रेट है, उसके ऊपर हम अपना मार्जिन ऐड करके उतने में हम डॉलर्स को इंपोर्टर को भेज देंगे। इंपोर्टर वो डॉलर हमसे खरीद के बाहर भेज देगा, जब अपने एक्सपोर्ट, जहां से माल उसने एक्सपोर्ट किया है फॉरेन कंट्री से। या क्लीन आउटवर्ड रिमिटेंस जैसे डीडी टीसी भेजनी है, तो भी टीटी सेलिंग रेट लगता है। तो बिल परचेज किए हुए थे, हमने बिल परचेज किए हुए थे, लेकिन ड्यू टू वन ऑफ द अदर रीजन वो बिल की पेमेंट नहीं आई, तो उसको कैंसिल करना है। जो बिल परचेज करके हमने पैसा फॉरेन करेंसी दे दी थी बंदे को, अब फॉरेन करेंसी उसे वापस लेके लेनी है, फॉरेन करेंसी वापस लेने, रिवर्स हो गया, इस कैंसिलेशन ऑफ बिल परचेज का मतलब सेल ही हो गया। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन में भी सेलिंग रेट लगता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है, डॉक्यूमेंट तो हो चुके थे जब हमने बिल परचेज किए थे, उस समय बिल बाइंग रेट लगाया। अब लेकिन जब उसकी कैंसिलेशन हो रही है, तो टीटी सेलिंग रेट लगेगा। सो कैंसिलेशन ऑफ क्लीन इनवर्ड रिमिटेंस, इन क्लीन इनवर्ड रिमिटेंस आ गई थी, यानी हमने पहले कर लिया था, उसकी डील कर ली थी कि रिमिटेंस आएगी, लेकिन वो रिमिटेंस आई नहीं, तो उसकी कैंसिलेशन करनी है, उसकी रिवर्स ट्रांजेक्शन है, तो टीटी सेलिंग रेट पे लगेगी। फॉरवर्ड परचेज का कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उसको कैंसिल करना है, फॉरवर्ड परचेज कर रहा था, अब सेल कर रहे हैं, मतलब कैंसिलेशन में रिवर्स हो जाता है। कैंसिलेशन ऑफ परचेज को, कैंसिलेशन ऑफ बिल परचेज, कैंसिलेशन ऑफ क्लीन इनवर्ड रिमिटेंस, कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड परचेज। टीटी सेलिंग रेट पे, टीटी सेलिंग रेट वहां लगता है जहां पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं इन्वॉल्व, इमीडिएटली हमें रिमिटेंस, इमीडिएटली रिमिटेंस भेजनी है, इमीडिएटली फॉरेन एक्सचेंज हमने डिलीवर करनी है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी नहीं है, कोई डिले इन्वॉल्व नहीं है। ऐसी सभी ट्रांजेक्शन में या तो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इमीडिएटली पैसा भेज रहे हैं, या पुरानी ट्रांजेक्शन परचेज की थी उनको रिवर्स कर रहे हैं, जिसमें कोई टाइम लैग इन्वॉल्व नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की हैंडलिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो टीटी सेलिंग लगती है। अब बात करते हैं बिल सेलिंग रेट की। हमने बात की थी टीटी सेलिंग रेट की। बिल सेलिंग रेट जहाँ पे हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स या कुछ टाइम लैग इन्वॉल्व है, तो बिल सेलिंग रेट लगता है। जैसे इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की पेमेंट करनी है, या रिटायरमेंट करने है इंपोर्ट बिल, इवन इफ प्रोसीड आर बाई वे ऑफ डीडी और टीटी ही भेजना है, लेकिन रिटायरमेंट करनी है इंपोर्ट बिल की, इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग इन्वॉल्व है, या इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्री बिल है, उसकी क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, ऐसे सभी केसेस में बिल सेलिंग रेट लगेगा। जहाँ पे फॉरेक्स भी हम बेच रहे हैं, साथ में डॉक्यूमेंट्स की हैंडलिंग भी कर रहे हैं, तो बिल सेलिंग रेट लगेगा। जहाँ पे कुछ टाइम लैग इन्वॉल्व होता है, ऐसे केस में बिल सेलिंग रेट लगता है। अब आगे टीटी बाइंग रेट। टीटी बाइंग रेट कहाँ होता है? व्हेन नो डिले इन्वॉल्व इन रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाई अ बैंक। टीटी बाइंग रेट हम वहां लगाएंगे जहाँ हमारा नोस्टो अकाउंट पहले ही क्रेडिट हो गया, बंदे ने हम मतलब रिमिटेंस बाहर से, बाहर के बैंक ने भेजी, हमारा नोस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, उसके बाद बार हमारे पास आया, हमारे पास हमारे नोस्ट्रो अकाउंट से जो हमारा स्विफ्ट सेंटर है वहाँ फॉरेक्स पोजीशन जहाँ पे दिल्ली की दिल्ली ब्रांच को भेजी जाती है कि नोस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट आ गया, तो हम बारों के साथ टेकअप करते हैं कि आपका पैसा आ गया, क्या करें इस फॉरेक्स का, फॉरेक्स को क्या करना है। या तो उसके बाद दो तीन ऑप्शन होती हैं, या तो वो फॉरेक्स में रखेगा अगर वो एलिजिबल है किसी तरह फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स में। फॉर एक्सचेंज कौन कौन से फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स में रख सकता है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट कल के सेशन में करेंगे। या तो वो फॉरेक्स में रखेगा, या फिर वो रुपये में कन्वर्ट करवाएगा। अगर रुपये में कन्वर्ट करवाता है इस तरह के ट्रांजेक्शन में, तो हम टीटी बाइंग रेट लगता है। तो टीटी बाइंग रेट कहाँ लगता है? जहाँ पे कोई डिले इन्वॉल्व नहीं है, करेंसी हमें मिल जाती है, साथ के साथ करेंसी मिली हुई है, पहले मिली हुई है, या साथ के साथ मिल रही है, कोई डॉक्यूमेंट हैंडलिंग नहीं है, तो वहां पे टीटी बाइंग रेट लगेगा। डॉलर हम खरीद लेंगे, ये फॉरेक्स डॉलर जरूरी नहीं, कोई भी फॉरेन करेंसी इमीडिएटली खरीद लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सचेंज मार्जिन, जो इंटरबैंक बाइंग रेट है, उसमें से एक्सचेंज मार्जिन हमारा डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि बाई कर रहे हैं, मान लीजिए 81 रुपये 12 पैसे का रेट है, तो हम अपना मार्जिन 3 पैसे या 4 पैसे, 81 12 में से 3 या 4 लेस करके 81 रुपये 8 पैसे में या 7 पैसे में बाई करेंगे। बाई करते समय हम लो करना होता है, इसलिए कम से कम में जितना मार्जिन है वो लेस करेंगे।
ठीक है, सेल करते समय मार्जिन ऐड होता है, ठीक है, बाई करते समय मार्जिन क्या होता है, डिडक्ट होता है, एक्सचेंज मार्जिन डिडक्ट होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है, बाई बिल, सॉरी टीटी बाइंग रेट, आउटवर्ड टीटी एमटी कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, देखिए अब परचेज करेंगे ना, पहले बेची थी अब बाई कर रहे हैं, वो इनवर्ड रेमिटेंस थी उसको कैंसिल कर रहे हैं, जहाँ इंस्ट्रूमेंट्स जो कलेक्शन में भेजे हुए थे अब उसकी पेमेंट आ गई, उसको कलेक्शन में पैसा आ गया फॉरेक्स में, अब उसको कन्वर्ट करना है प्रोसीड को इंडियन रुपीज में। तो इसमें भी कोई डिले इन्वॉल्व नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट, जब फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं तो टीटी बाइंग रेट लगता है। बिल बाइंग रेट कहाँ लगेगा, जब जैसे बिल सेलिंग रेट था उसी तरह बिल बाइंग रेट है, when some delay in realization of forex by the bank is involved, for example nostro account will be credited later, तो सच केसेज में बिल बाइंग रेट को लगाया जाता है। नॉर्मली यूज्ड फॉर परचेज डिस्काउंट एंड नेगोशिएशन ऑफ वेज में बिल बाइंग रेट लगाया जाता है। ये पूरे पेज को, इस पेज को और पहले पेज को 2-3 बार पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है, इसके ऊपर डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझ लीजिए। तो बिल सेलिंग रेट की कंसेप्ट क्या है, बिल बाइंग रेट एंड बिल सेलिंग रेट कंसेप्ट क्या है, जहाँ पे डिले इन्वॉल्व डॉक्यूमेंट के हैंडलिंग इन्वॉल्व है, जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट हैंडलिंग नहीं इन्वॉल्व वहाँ पे टीटी बाइंग रेट या टीटी सेलिंग रेट लगेगा। ठीक है, बिल बाइंग बिल सेलिंग रेट हैंडलिंग रेट, जहाँ पे बिल सेलिंग रेट या बिल बाइंग रेट होता है जहाँ पे हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है या टाइम लैग कोई होता है। ठीक है, अब फॉरेक्स के रेट्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, डेसिमल पॉइंट, फॉरेक्स में डेसिमल पॉइंट है जो 4 डेसिमल तक, और मल्टीपल क्या होता है 0.0025, जैसे थर्ड एंड फोर्थ का ये 0.0025 है, तो 81.12487 है, 81.4, इसको कैसे करेंगे हम, 81.12487 को पहले तो राउंड ऑफ करेंगे, चौथा राउंड ऑफ करके 81.1249 हो गया, क्योंकि 4 डिजिट में करना है अप टू 4 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये होगी 81.12487 इज इक्वल टू 81.1249। अब इसको हमने करना है लास्ट थर्ड एंड फोर्थ डेसिमल है जो 0.25 में, इसको 0.25 के मल्टीपल में करना है। 49 के नियरेस्ट कौन सा है, 0.25 का मल्टीपल है 50। ठीक है, तो 81.1250, अगर ये 81.12 होता या 21 होता तो कौन सा हो जाता, जहाँ पे 81.1225 हो जाता। ठीक है, जो लास्ट के यानी लास्ट का 0.25 के मल्टीपल में रहेगा, लास्ट का है जो 0.25 के मल्टीपल में रहेगा, तो ये होता 81.1223, ये मान लीजिए 81.12208 था ना, ये 81.122 लास्ट वाला जीरो की जगह पे एक आ जाएगा क्योंकि 8 था, 81.122 वन वन गया, 1 को 0.25 के मल्टीपल में 1.225 आ गया। एक्सचेंज मार्जिन परचेज ट्रांजेक्शन में डिडक्ट किया जाता है, सेल में ऐड किया जाता है, जो पहले मैंने बताया था। ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट, जो हमारा मार्जिन है उससे पहले जो डिस्काउंट है या प्रीमियम है, पहले करेंसी में जो मार्केट का आज का रेट है, बिल डॉलर का मान लो मार्केट का आज का रेट 81 रुपये 16 पैसे है, मान लो 2 महीने का प्रीमियम है 25 पैसे, 81 16 में 25 ऐड कर देंगे 81 41, उसमें हम हमारा 5 पैसे मान लीजिए हमारा एक्सचेंज मार्जिन है, तो 5 पैसे वो और ऐड कर देंगे, तो 81 रुपये 12 पैसे मान लीजिए रेट है आज का, 25 पैसे प्रीमियम है, 81 12 81 37, 4 पैसे हमारा है, तो 81 41 पे हम उसको बेचेंगे। फॉरवर्ड पॉइंट्स क्या होते हैं, बेसिकली जब फॉरेन करेंसी प्रीमियम पे होती है तो बिल बाइंग रेट के लिए बैंक विल यूज द लोअर मंथ। देखिए जब बाई करते हैं हम बिल, फॉरेन करेंसी प्रीमियम पे है, पहले महीने प्रीमियम कम, दूसरे उससे ज्यादा, तीसरे उससे ज्यादा, जब हम बाई कर रहे हैं मान लो 2.5 महीने के लिए 70 डेज का, तो हम लोअर मंथ का रेट है जो वो लेंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव होने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। 3 महीने में तो हम एक रेट, और जैसे मान लीजिए 81 रुपये 15 पैसे है, अगले महीने 81 20 हो जाएगा, उससे अगले 81 25 हो जाएगा, उससे 81 23 हो जाएगा,
हम 81-25 लेंगे अगर 2 महीने के बाद लेते हैं, मतलब 81-30 पे नहीं खरीदेंगे, दो उसके 5 दिन ऊपर निकल जाते हैं तो हम पिछले महीने का ही रेट लेंगे, मतलब लोअर मंथ का लेंगे। ठीक है। इन केस ऑफ डिस्काउंट हायर मंथ का लेंगे डिस्काउंट, तो दैट बैंक को प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा। फॉरवर्ड रेट की जो कैलकुलेशन है, प्रीमियम को ऐड किया जाता है स्पॉट रेट में, जैसे अभी बात करी मैंने। ठीक है। कुछ कॉमनली यूज टर्म है उसकी जरूर चर्चा करेंगे। आर्बिट्रेज बहुत बार एग्जाम में आया है, आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज क्या होता है, सिक्योरिटीज में भी यूज होता है। साइमल्टेनियस बाइंग ऑफ सेम करेंसी और सेम सिक्योरिटीज बिटवीन टू मार्केट्स, दो मार्केट्स में सेलर एक मार्केट में एक एक्सचेंज में खरीद लिया, मान लो शेयर मार्केट में भी चलता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बेच दिया, अगर रेट डिफरेंस का बेनिफिट ले लिया, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेज। Simultaneous buying and selling of the same currency or same security for the purpose of profit booking from the price difference between the two markets is called arbitrage. फॉरेन करेंसी के में एक मार्केट में खरीद लिया, मान लीजिए लंदन में डिफरेंट रेट चल रहा है, या इवन इंडिया में बॉम्बे में डिफरेंट चल रहा है और लंदन में डिफरेंट चल रहा है, एक मार्केट से खरीद लिया, दूसरे से बेच दी करेंसी, प्राइस डिफरेंशियल का बेनिफिट ले लिया, तो उसे आर्बिट्रेज बोलते हैं। फोरफिटिंग क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। फोरफिटिंग बस और बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। फोरफिटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल विद और विदाउट रिकॉर्स टू द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर जब ये रिसीवेबल को जब कोई बैंक परचेज करता है या डिस्काउंट करता है विद और विदाउट रिकॉर्स, तो उसे फोरफिटिंग कहते हैं। सो फोरफिटिंग क्या होती है, डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल। जिस डोमेस्टिक रिसीवेबल की डिस्काउंटिंग को फैक्टरिंग बोला जाता है। Discounting of domestic receivable is called factoring, and the person and the organization or the bank or the entity which purchases it is called a factor. Discounting of export receivable is called forfeiting. ये forfeiting term बहुत बार आती है। स्प्रेड यानी पीछे भी हमने कवर किया, स्प्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग रेट ऑफ सेम करेंसी में जो डिफरेंस होता है उसे स्प्रेड बोलते हैं, या डीलर मार्जिन बोलते हैं, या मार्जिन बोलते हैं। अब फॉरेक्स करेंसी की पोजीशन की बात करेंगे। फॉरेक्स करेंसी की पोजीशन, ओपन पोजीशन किसे बोला जाता है? बैलेंस या इधर, सबसे पहले तो क्लोज पोजीशन क्या होती है? वेयर नो बैलेंस इज रिसीवेबल और पेएबल इन फॉरेन करेंसी। यहाँ फॉरेन करेंसी में ना तो रिसीवेबल है कोई, ना पेएबल है, उसे क्लोज पोजीशन बोला जाता है। सेल इज इक्वल टू परचेज। जब रिसीवेबल हो या पेएबल हो तो उसे ओपन पोजीशन बोला जाता है, जिसके या तो हमारी सेल ज्यादा है या परचेज ज्यादा है। सेल इज मोर देन परचेज और परचेज इज मोर देन, उसे कहा जाता है कि ओपन पोजीशन। जब सेल ज्यादा हो जाए परचेज से तो उसे शॉर्ट पोजीशन या ओवरसोल्ड भी कहा जाता है। सेल ज्यादा होगी, परचेज कम है, सो शॉर्ट होगी, हम शॉर्ट है ना, ज्यादा सेल कर चुके हैं, या ओवर सेल कर चुके हैं, तो ओवरसोल्ड या शॉर्ट पोजीशन है। ऐसी पोजीशन में बैंक को, अगर शॉर्ट पोजीशन में अगर फॉरेक्स रेट अप्रिशिएट हो जाए तो बैंक को नुकसान होता है, क्योंकि हमने बेच रखी है, हमारे पास फॉरेक्स है नहीं, फॉरेक्स के रेट बढ़ गए तो हमें नुकसान हो जाएगा, मार्केट को तो भुगतान करना पड़ेगा, महंगे रेट पे परचेज करके भुगतान करना पड़ेगा। शॉर्ट पोजीशन थी, सो शॉर्ट पोजीशन है या ओवरसोल्ड है, बैंक लूज करता है अगर फॉरेक्स रेट अप्रिशिएट कर जाए, एंड गेन करता है अगर डेप्रिशिएट कर दें। अगर रेट कल को डेप्रिशिएट हो जाए तो बैंक को बेनिफिट होगा। जब परचेज सेल से ज्यादा हो उसे बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन, ओवरबॉट, हमारे हाथ में है फॉरेक्स, जितनी की हमने परचेज कर रखी है, सेल कम की हुई है, मतलब सरप्लस है हम। ऐसे पोजीशन में जब रेट्स फॉरेक्स के अप्रिशिएट करें, जब हमारे हाथ में फॉरेक्स करेंसी है, फॉरेन करेंसी है, तो बेनिफिट होगा। लॉस होगा अगर फॉरेक्स रेट डेप्रिशिएट हो जाए, क्योंकि हमने आज के रेट में खरीद लिया, बाद में फॉरेक्स रेट कम हो जाए तो लॉस होगा। ओवरसोल्ड पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कैसे किया जाता है? फॉरेन करेंसी को परचेज करके। जब फॉरेन करेंसी रेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, बैंक को बेनिफिट होता है अगर वो ओवरबॉट है। ओवरबॉट का मतलब हमने परचेज कर रखी है, फॉरेक्स करेंसी के रेट बढ़ रहे हैं, एक्चुअल में करेंसी नहीं परचेज की हुई, तो हमें आज के रेट में हमने सौदा कर रखा है, ओवरबॉट उसे बोलते हैं, तो हमें अब जो करेंसी मिलेगी वो महंगे रेट पे बिक जाएगी। सो ओवरबॉट की पोजीशन में बैंक को बेनिफिट होता है जब फॉरेन करेंसी के रेट बढ़ रहे हैं। जब फॉरेन करेंसी के रेट डिक्रीज हो रहे हैं तो बैंक को फायदा होता है जब हम ओवरसोल्ड है।
क्योंकि ओवरसोल्ड का मतलब हमने सेल कर रखी है, कल को हमने जब भुगतान करना हुआ कम रेट पे परचेज करके मार्केट से हम भुगतान कर देंगे, डिलीवरी कर देंगे। सो फॉरेन करेंसी रेट्स जब डिक्रीज कर रहे हैं, बैंक गेन करता है अगर हम ओवरसोल्ड पोजीशन में हो। जो बैलेंसिंग ड्यूरिंग डे टाइम को क्या बोलते हैं? डे लाइट पोजीशन। बैलेंस एट द क्लोज ऑफ द डे को ओवरनाइट पोजीशन बोला जाता है। ये अच्छी तरह देख लो, थोड़ी सी स्लाइड एक ही बन पाई, दो चाहिए थी, देख लीजिए, नजर मार लीजिए। सेम चीज रिपीट हुई है, रिपीटिंग थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सपोर्टर को बेनिफिट कब होता है? व्हेन फॉरेक्स रेट्स एप्रिशिएट, क्योंकि उसके जो सेल प्रोसीड की ज्यादा रुपये फेच करेंगे, जब रेट डेप्रिशिएट होए तो उसको नुकसान होएगा। ठीक है, एक्सपोर्टर प्रोवाइडेड उसने हेजिंग नहीं की हुई, या उसकी मतलब इन जनरल बात कर रहे हैं हम, एक्सपोर्ट को सारे की तो हेजिंग नहीं होती ना, टोटली टोटल। बाय एंड लार्ज एक्सपोर्टर को गेन होता है जब फॉरेक्स रेट्स एप्रिशिएट करें। इंपोर्टर को लॉस होता है जब फॉरेक्स रेट बढ़ जाए, क्योंकि ही विल हैव टू पे मोर रुपीज फॉर सेम अमाउंट ऑफ फॉरेक्स। ही विल गेन व्हेन फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट्स। अगर डेप्रिशिएट करती है तो उसे बेनिफिट होता है, ज्यादा रुपए मिल उसके पास जो करेंसी आएगी उसके ज्यादा रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, उसे गेन होगा। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन इससे आता है, एक आधा क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या है? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में ऑथराइज्ड डीलर जो है, ऑथराइज्ड डीलर कौन से होते हैं? बैंक होते हैं। जो बैंकों को डिफरेंट किसी और सेक्शन में हम करेंगे, एडी डिफरेंट टाइप के होते हैं, AD1 AD2। ऑथराइज्ड डीलर जो बैंक होते हैं उनको फ्रीली रेमिटेंस अलाउ कर सकते हैं। वो किसको? रेजिडेंट इंडिविजुअल को। कितना? 2,50,000 US डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी परमिटेड करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ। नंबर एक तो LRS किसको है? हमने पीछे किया था, जो NRI या PIO है, वो एक 10 लाख यानी 1 मिलियन US डॉलर रिमिट कर सकता है अपने इंडियन फंड में से, NRO से या डिफरेंट अकाउंट में से। यहाँ पे रेजिडेंट की बात कर रहे हैं। रेजिडेंट कितना कर सकता है? 2,50,000 एक फाइनेंशियल ईयर में। 2,50,000 US डॉलर और इक्विवेलेंट कोई दूसरी करेंसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं डॉलर ही करने। 2,50,000 US डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए या दोनों के लिए कर सकता है। ये स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल टू कारपोरेट्स, पार्टनरशिप और एचयूएफ ट्रस्ट एक्सेट्रा। ये सिर्फ एंड सिर्फ, ओनली एंड ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को अवेलेबल है, कंपनी को नहीं अवेलेबल, किसी को नहीं। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल एक साल में 2,50,000 US डॉलर तक फ्रीली रिमिट कर सकता है बाहर। ठीक है, रेजिडेंट इंडिविजुअल ने को रिमिटेंस के लिए बैंक को फॉर्म देना होता है। उस फॉर्म का नंबर है, नाम है फॉर्म A2। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आया कि कौन सा फॉर्म देना होता है। फॉर्म A2 देता है रेजिडेंट इंडिविजुअल बैंक को रिमिटेंस देने के लिए। ठीक है, पर्पज क्या होता है इसका? LRS का, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में पर्पज प्राइवेट विजिट भी हो सकता है, विजिट के लिए जा रहा है वो, गिफ्ट भी हो सकता है, डोनेशन भी हो सकती है, बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो भी हो सकता है, इमिग्रेशन के लिए जा सकता है, मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव अब्रॉड, या कोई बिजनेस ट्रिप है, या मेडिकल ट्रीटमेंट है, या स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं अपनी एजुकेशन परस्यू करने के लिए, वो भी हो सकता है। सो पर्पज, ये डिफरेंट पर्पजेज हैं जो कि अलाउड पर्पज है LRS में। LRS स्कीम में ये डिफरेंट पर्पजेज हैं। कौन कौन से पर्पजेज हैं? प्राइवेट विजिट भी हो सकती है, गिफ्ट हो सकता है, डोनेशन हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए हो सकता है, इमिग्रेशन के लिए, रिलेटिव को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस ट्रिप, मेडिकल ट्रीटमेंट और फॉर स्टडीज अब्रॉड। एजुकेशन के लिए मैंने अभी बोला, एजुकेशन के लिए, अगर एजुकेशन के लिए उसको या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए, 2,50,000 US डॉलर से ज्यादा भी कर सकते हैं बैंक, सब्जेक्ट टू कंडीशन के वो एस्टिमेट मिले। अगर तो एजुकेशन है तो फॉरेन इंस्टीट्यूट से एस्टिमेट मिलेगा फंड की रिक्वायरमेंट का। अगर 2,50,000 US डॉलर से ज्यादा है तो उससे वो लेटर लेगा, उससे एस्टिमेट लेगा। सिमिलरली अगर ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है
या तो फॉरेन के हॉस्पिटल का एस्टिमेट हो या इंडिया के डॉक्टर का हो तो भी चलेगा। इंडिया का डॉक्टर सर्टिफाई कर देगा कि इसकी ट्रीटमेंट फॉरेन में होनी है, उससे 2,50,000 से ज्यादा खर्चा होना है, तो उस केस में भी 2,50,000 US डॉलर से ज्यादा का पैसा अथोराइज डीलर रिमिट कर सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर। सो एजुकेशन के केस में एस्टिमेट रिसीव्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन अब्रॉड, मेडिकल के केस में डॉक्टर इन इंडिया और हॉस्पिटल और डॉक्टर अब्रॉड से एस्टिमेट लेके 2,50,000 से ऊपर कर सकता है। नॉर्मल हालत में लिबरल रेमिटेंस स्कीम में एक साल में 2,50,000 US डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर पर इंडिविजुअल अवेलेबल है। कौन सी करेंसी, जो ये 2.5 लाख की बात कर रहे हैं, कौन सी करेंसी में लेके जाएगा? ये जो 2.5 लाख की बात कर रहे हैं हम, 2.5 लाख कौन सी करेंसी में लेके जाएगा? बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि कैश की फॉर्म में या करेंसी की फॉर्म में ज्यादा अमाउंट अलाउड नहीं है। कैश की फॉर्म में तो सिर्फ $3,000 अलाउड है, मोटा मोटा मतलब ब्रॉडली है, $3,000 से ज्यादा कैश नहीं लेके जा सकते। लेकिन कुछ कंट्रीज है जहाँ पे ज्यादा कैश लेके जाने की, 2,50,000 में से ज्यादा कैश लेके जा सकते हैं। कौन कौन सी कंट्री है? हम ये आपको एक तरह से याद रखने के लिए ये समझ लीजिए कि इस तरह की कंट्री जहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम या डेवलप्ड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम नहीं है, जैसे इराक और लीबिया है। इराक और लीबिया में 3,000 की जगह पे 5,000 लेके जा सकता है। इराक और लीबिया में 5,000 US डॉलर उसमें से कैश की फॉर्म में दिया जा सकता है, कैश कंपोनेंट 2,50,000। अब बात करते हैं ईरान की या रशियन फेडरेशन की। रशिया या रशिया के जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये स्टेट्स हैं। रशिया देखो, रशिया के बेसिकली पहले यूएसएसआर होता था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक। उसके कई पीस हो गए थे, कई टुकड़े होने के बाद रशिया एंड डिफरेंट कंट्री बने, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, अर्मेनिया वगैरह, बेलारूस, ये कंट्रीज बने। इन सभी कंट्रीज, रशिया एंड रशिया के बहन भाई जो ये कंट्रीज हैं, एंड ईरान, ये आप ये याद रखने के लिए ये मान लो जहाँ पे यूएस के साथ इनकी नहीं बनती, मतलब याद रखने का तरीका है कि ईरान, ईरान के ऊपर भी यूएस की सैंक्शन है, रशिया के ऊपर भी सैंक्शन है, इसके बहन भाइयों के ऊपर भी मान लीजिए, हालांकि इसके सारे बहन भाई रशिया के सभी बहन भाइयों के ऊपर यूएस की सैंक्शन नहीं है, रादर यूक्रेन तो प्रो यूएसए है। बट आप ये मान लीजिए ईरान और रशिया एंड रशिया के बहन भाई सभी कंट्री, उन कंट्रीज के लिए पूरे का पूरा पैसा कैश की फॉर्म में ले जाया जा सकता है। सो इराक और लीबिया में 5,000 US डॉलर, ईरान, रशिया और रशिया के बहन भाइयों के लिए पूरा अमाउंट लेके जाया जा सकता है। अगर हज के लिए कोई जा रहा है तो हज कमेटी जो जितना अमाउंट कहेगी डिसाइड करेगी, उतना कैश दिया जा सकता है। अदरवाइज बाकी सभी जगह, बाकी किसी कंट्री में जाना है तो 3,000 US डॉलर से ज्यादा कैश की फॉर्म में अलाउड नहीं है। तो ये कैश की फॉर्म में अलाउड वहां नहीं है ज्यादा। सो डिनोमिनेशन कौन सी अलाउड है? जैसे कि अभी जैसे हमने चर्चा की, ओवरऑल फॉरेक्स जो 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर है, इसमें से फॉरेक्स कितनी अलाउड है? जो अदर देन इराक, लीबिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशिया एंड अदर रिपब्लिक ऑफ CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट्स, नॉट एक्सीडिंग 3,000 पर विजिट और इक्विवेलेंट। पर विजिट 3,000 पर विजिट है जी, पर विजिट 3,000 US डॉलर और इट्स इक्विवेलेंट से ज्यादा नहीं लेके जा सकते। लेकिन इराक और लीबिया में 5,000 US डॉलर पर विजिट और इट्स इक्विवेलेंट। इराक और लीबिया में नॉट एक्सीडिंग रुपीज, नॉट एक्सीडिंग US डॉलर 5,000 पर विजिट और इट्स इक्विवेलेंट। इराक और लीबिया में 5,000, बाकी सभी जगह 3,000। हाँ, ईरान, रशिया, रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन एंड अदर रिपब्लिक ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फुल एक्सचेंज में भी रिलीज इन। सो ईरान के लिए, रशिया के लिए, रशिया की बहन भाइयों के लिए, अदर रिपब्लिक्स हैं जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS के, उनके लिए फुल एक्सचेंज दी जा सकती है। जो हज के लिए या उम्रा पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं, फुल अमाउंट इंटाइटलमेंट कैश, या कैश लिमिट जो भी हज कमेटी ऑफ इंडिया
स्पेसिफाई करे कैश रिलीज किया जा सकता है। सो जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में 2,50,000 रुपए की रेमिटेंस की बात कर रहे हैं, उसमें से कैश कितना लेके जाया जा सकता है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं सरेंडर ऑफ फॉरेक्स के क्या रोल है। जो फॉरेक्स किसी ने परचेज की किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूटिलाइज नहीं हुई, तो वो इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी अदर एलिजिबल पर्पज फॉर व्हिच विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज परमिटेड अंडर द रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। किसी ने फॉरेक्स परचेज कर ली, यूज नहीं हुई, तो किसी दूसरे पर्पज के लिए यूज कर सकता है। दूसरे कौन से पर्पज के लिए? जिस पर्पज के लिए फॉरेक्स परचेज करना भी परमिसिबल है, ड्रॉल ऑफ फॉरेक्स इज परमिसिबल, उस पर्पज के लिए यूज कर सकता है। दूसरी जनरल परमिशन अवेलेबल है किसी भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को कि उसके पास कोई फॉरेक्स आ गई, उसको सरेंडर कर कहीं से रिसीव की, ये रियलाइज की, या अनस्पेंट रही, बाहर घूम के आया था, जब वैसे बाहर गया था, किसी अथोराइज्ड पर्सन से खरीदी थी उसने अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज, वो किसी अथोराइज्ड पर्सन को विद इन 180 डेज उसने सरेंडर करनी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट, रियलाइजेशन, परचेज, एक्विजिशन और डेट ऑफ रिटर्न एज द केस मे बी। सो 180 दिन के अंदर उसको फॉरेक्स किसी अथोराइज्ड डीलर को पास सरेंडर करनी होती है। अगर किसी भी रेजिडेंट इंडिविजुअल के पास कोई फॉरेक्स बचती है, या तो आती है बाहर से, या बाहर जाके आता है बचती है, 180 दिन के अंदर उसको डिपॉजिट करवानी होती है किसी अथोराइज्ड डीलर के पास। अनस्पेंट फॉरेक्स जो रहेगी उसके पास, जो जैसे मैंने अभी बात करी कि 180 दिन के अंदर उसको डिपॉजिट करवानी होती है, लेकिन उसमें से $20 2000 तक, जहां फॉरेन कॉइन जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अपने पास कोई रख सकता है फ्यूचर के किसी टूर के लिए, जब वैसे ही किसी को शौक है फॉरेन फॉरेन करेंसी रखने का, जब फॉर एनी पर्पज फॉर फ्यूचर यूज, $2000 तक के $US के करेंसी प्लस फॉरेन कॉइन्स रख सकता है 180 दिन के बियॉन्ड। तो 180 दिन के अंदर पीरियड ऑफ सरेंडर फॉरेक्स क्या है डोमेस्टिक रेजिडेंट्स के लिए? 180 दिन। 180 दिन के बाद भी $2000 तक वो रख सकता है, और फॉरेक्स फॉरेन के जो कॉइन है वो किसी भी लिमिट तक रख सकता है। मोड ऑफ परचेज क्या है? फॉरेक्स उसको देंगे कैसे? अप टू 50,000 कैश परचेज कर सकता है। इसमें अप टू 50,000 है, आमतौर पे ज्यादातर लेस देन 50,000 होता है। इसमें फॉरेन करेंसी कैन बी परचेज इन कैश अप टू ₹50,000। फॉर अमाउंट बियॉन्ड ₹50,000 रेमिटेंस शुड बी फ्रॉम अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड ऑफ द अकाउंट होल्डर। सो 50,000 तक कैश दिया जा लेके कस्टमर से फॉरेक्स दी जा सकती है उसको। फॉरेक्स 50,000 से ऊपर के लिए खाते में से पैसा लेना है, या क्रेडिट कार्ड से, या डेबिट कार्ड से, या प्रीपेड कार्ड से पैसा लेना है। अब बात करते हैं टीसीएस होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या होता है? लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम में जो पैसा रिमिट करते हैं, अगर वो 7 लाख रुपए से फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा है, तो उसमें से टीसीएस काटना होता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। किस रेट पे? 5% पे। बेसिकली ये टैक्स उस बंदे का काटते हैं जिसका हम रिमिट कर रहे हैं, उसको उसके 26 ईयर्स में क्रेडिट हो जाएगा, और कोई टैक्स नहीं है ये दिस इज टीसीएस। बेसिकली टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। हम जो डिपॉजिट करवाएंगे उसके पैन नंबर के साथ, तो वो जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा, रिटर्न में अकाउंट फाइल कर सकता है, रिफंड भी ले सकता है। अगर उसका लायबल टू पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स किसी और पर्पज इनकम के कारण वो नहीं बनता, तो रिफंड ले सकता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स के दायरे में इस तरह की ट्रांजेक्शन को लेके आने के लिए ये प्रॉब्लम है कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 5% हम काटेंगे। जहाँ पे पैन नंबर नहीं है तो टीसीएस का रेट है 10%, पैन नंबर नहीं है तो 10% का रेट टीसीएस का है। अगर रिमिटेंस किसी बैंक द्वारा है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा फ्रॉम द एजुकेशन लोन, तो टीसीएस का रेट 0.50, आधा % है। सो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में 7 लाख रुपए, ये भी 7 लाख क्वेश्चन आ जाता है, कितने अमाउंट से ऊपर? 7 लाख से ऊपर अगर रेमिटेंस है तो क्या होता है? टीसीएस कटता है। कितना कटता है? 5%। अगर पैन ना हो तो कितना कटता है? 10%। अगर किसी बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने काटना है, एजुकेशन लोन की रेमिटेंस हो रही है फॉरेन इंस्टीट्यूट को, तो कितना काटना है? आधा %। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कमीशन गिफ्ट डोनेशन की। जनरल परमिशन है गिफ्ट या अदर देन इंडिविजुअल्स को, ये तो हम लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की बात कर रहे थे जो सिर्फ इंडिविजुअल को अवेलेबल है। अब अदर देन इंडिविजुअल को डोनेशन 1% ऑफ देयर फॉरेन अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर
और USD 5 मिलियन विच एवरेज लेस। जनरल परमिशन है इस अमाउंट, इस पर्पज के लिए कोई रिप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चेयर सेटअप करनी है, या कोई कंट्रीब्यूशन करनी है किसी टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट या बॉडी या एसोसिएशन, फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ रिन्यूएबल कंपनी, जैसे कोई मान लीजिए एक्सपोर्टर है, फार्मा कंपनी है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च के लिए वहाँ कोई इंस्टीट्यूट है, और जब वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी में उस रिसर्च की चेयर बनानी है, सेटअप करनी है, तो उसके लिए पिछले 3 साल प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर की फॉरेक्स अर्निंग का 1% या 5 मिलियन $, विच एवरेज लेस जनरल परमिशन है अदर देन इंडिविजुअल को डोनेट करने की या कंट्रीब्यूट करने की। इससे ज्यादा अगर रेमिटेंस करनी है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो जनरल परमिशन अवेलेबल अदर देन इंडिविजुअल को कितनी है, टुवर्ड फॉर डोनेशन अप टू 1% of their forex earnings during the previous 3 financial years और USD 5 million which average less। किस किस पर्पज के लिए, रिप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चेयर सेटअप करने के लिए, या कोई फंड सेटअप करने के लिए, या टेक्निकल इंस्टीट्यूट और बॉडी और एसोसिएशन उस एक्टिविटी में जिसमें डोनर कंपनी है। तो एडिशनल अमाउंट अगर देना है तो रिजर्व बैंक की परमिशन चाहिए। तो ये गिफ्ट और डोनेट करने की लिमिट्स हैं, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं कमीशन देना। एजेंट कोई बाहर है, सेल रेजिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट है इंडिया में, कोई प्रॉपर्टी है जैसे इंडिया में सेल कर रहे हैं, लेकिन एजेंट तो बाहर बैठा भी हो सकता है ना, वो अगर हेल्प करता है सेल में। रेमिटेंस बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, अदर देन इंडिविजुअल किसी पर्सन ने रेमिटेंस करनी है, यानी रियल एस्टेट डेवलपर है या सेलर है या जिसने, प्रियर अप्रूवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लेनी पड़ेगी अगर कमीशन पर ट्रांजेक्शन USD 25,000 से ज्यादा है, या 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस, या और 5 जितने की। ये बेसिकली क्या है, जो फॉरनर या NRI को बाहर से पैसा आता है वो परचेज करता है हाउस वगैरह, यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज की उसने, बाहर से पैसा आया, बाहर से पैसा आएगा ना, बाहर बंदा बैठा है, प्रॉपर्टी डीलर वहां बैठे हैं या कंसल्टेंट कंपनी, तो उनको जितने पैसे बाहर आए थे इनवर्ड रेमिटेंस उसका 5% या 25,000 $25,000 विच एवरेज मोर तक कमीशन दिया जा सकता है। इससे ज्यादा देना है तो रिजर्व बैंक की परमिशन चाहिए। रिजर्व बैंक की परमिशन के साथ तो कोई भी, जैसे 2,50,000 की बात कर रहे थे ना, $2,50,000 से ऊपर अगर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम से ऊपर किसी को पैसा भेजना है, जस्टिफिकेशन देकर रिजर्व बैंक से परमिशन लेके किसी भी अमाउंट तक की जा सकती है। किसी भी कोई भी ट्रांजेक्शन जहां पे लिमिट्स फिक्स है, अगर लिमिट फिक्स का मतलब इस लिमिट तक ऑथराइज्ड डीलर को RBI ने परमिट कर रखा है, इससे ऊपर अगर पैसा चाहिए तो रिजर्व बैंक से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं फॉरेक्स की, फॉरेन करेंसी की इंपोर्ट इंडिया में करने की क्या गाइडलाइन है। आज के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली मैं दावे के साथ कहता हूँ इस सारे सेशन को पूरी तरह 2 बार देख लो आप, इसमें 2-3 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, 4 भी आ सकते हैं, 1 भी रह सकता है, लेकिन डेफिनेटली आएगा कुछ ना कुछ। फॉरेन करेंसी कोई भी आदमी जो इंडिया में आ रहा है बिना किसी लिमिट के फॉरेक्स इंडिया में लेके आ सकता है, अदर देन अनइश्यूड नोट्स, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि ऐसा आदमी इंडिया में आने के बाद कस्टम अथॉरिटी के पास एयरपोर्ट पे करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देगा। कितने भी करेंसी ला सकता है, लेकिन करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना पड़ेगा। करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म की भी जरूरत नहीं है अगर 10,000 USD से एट वन टाइम डज नॉट एक्सीड, इफ द अमाउंट डज नॉट एक्सीड USD 10,000 तो उसको करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। एंड एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स, जो कैश पोर्शन है जो लेके आ रहा है, बाकी ट्रेवल चेक हो सकते हैं, कैश पोर्शन अगर $5,000 से ज्यादा नहीं है, सो कैश पोर्शन $5,000 से ऊपर नहीं है, टोटल $10,000 से ऊपर नहीं है, तो करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देने की जरूरत नहीं है। कैश पोर्शन 5,000 से ऊपर बढ़ गया या टोटल $10,000 से ऊपर बढ़ गया तो भी ला सकता है, लेकिन उस केस में उसको करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। सो ये इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी टू इंडिया गाइडलाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब इंडियन करेंसी की बात करते हैं। इंडियन करेंसी बाहर से कितनी लेके आ सकते हैं, बाहर कितनी लेके जा सकते हैं। एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया नॉट बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, करेंसी नोट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या रिजर्व बैंक के जो है 25,000 से ऊपर नहीं लेके जा सकता। सो कोई भी आदमी बाहर जा रहा है, बाहर घूमने जा रहा है, या NRI जा रहा है, रेजिडेंट सॉरी NRI रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया पे आ गया, कोई भी आदमी जो बाहर जा रहा है 25,000 तक रुपीज लेके जा सकता है बाहर जाता हुआ, नेपाल और भूटान को छोड़ के।
जैसे बाहर गया था वो टेम्परेरी विजिट पे, वापस आ रहा है तो वापसी भी नेपाल भूटान को छोड़ के 25,000 रुपए तक की, नहीं कहने का मतलब 25,000 लेके गया था, बाहर खर्चा तो होएगा नहीं, वो 25,000 वापस भी ला सकता है। सो एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया or outside India, not being a citizen of Pakistan and Bangladesh, may take outside India 25,000. Any person resident in India who had gone out of India on a temporary visit may bring in to India at time of his return any place out of from any place out of India Indian currency notes up to an amount not exceeding rupees 25,000. 25,000 तक, सो 25,000 तक लेके आ सकता है, 24,000 तक ही लेके जा सकता है। अब बात करते हैं, हमने कहा था अदर देन नेपाल एंड भूटान। नेपाल एंड भूटान में इंडियन करेंसी नोट्स किसी भी अमाउंट के ले जाए जा सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेशन 100 रुपए तक की रहेगी। सो नेपाल भूटान में इंडियन करेंसी नोट्स चलते भी हैं 100, मतलब 100 रुपए से ऊपर की डिनोमिनेशन के नहीं, बड़े नोट नहीं ले, ना तो लेके जा सकते हैं ना लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी की गाइडलाइन है। ठीक, तो ये आज का जो टॉपिक था, आगे फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स कल करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था साथियों, बहुत जरूरी है इसको कर लेना। बाकी कुछ साथियों के जो क्वेश्चन रिमार्क्स में या कमेंट्स में देते थे, मेरी कोशिश रही है कि मैं सबका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि कई क्वेश्चन उसमें से फ्रेंकली उनमें से कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे, लेकिन मैंने उसका फिर भी कमेंट्स में आंसर दे दिया सो दैट वो आदमी पढ़ ले, बाकी सबका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए कमेंट्स का आंसर जहाँ पे मेरे को लगता है, मतलब मैंने कोशिश की है कमेंट्स में ही अब देना शुरू कर दिया, यहाँ डील करने की बजाय। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे।